हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम पर्यावरण शिक्षा के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। वैसे तो ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी थी, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसे वापस से री अपलोड करना पड़ रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके एक छोटा सा मार्जिन पे करके इसे चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो आप फ्री में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। जो प्रश्न है पहले मैं वो बता देती हूँ कि पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है, पर्यावरण के विभिन्न आयाम क्या हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, पर्यावरण के विभिन्न आयाम का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे उत्तर में आप लिखेंगे कि पर्यावरण का अभिप्राय, यानी क्योंकि हम सबसे पहले पर्यावरण के बारे में बताएंगे तो लिखेंगे पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का अर्थ है ढका हुआ या इसे घिरा हुआ भी कहते हैं। तो परि का मतलब जैसे आपने जान लिया कि चारों ओर से, चारों तरफ से, और आवरण का जैसे होता है ना, हमारे ऊपर एक आवरण है, छत है, यानी हम किसी चीज़ से ढके हुए हैं। तो पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ होगा, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ, यानी चारों ओर से ढका हुआ। तो ये हमने इसके शब्दों के अर्थ को जान लिया। आगे हम बताएंगे। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है कि व्यक्ति के चारों ओर और उसके आसपास जो कुछ भी है उससे उसका पर्यावरण कहा जाता है। मतलब हमारे चारों ओर या फिर कहिए तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगी, वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। हमारे आसपास जो भी है, हवा, पानी, नदी, पर्वत, ठीक है, तो ये सब जो है वो सभी क्या है, वो पर्यावरण का हिस्सा है। हम चारों तरफ से आप देखो तो हम पर्यावरण में ही घिरे हैं। हम किसी भी तरह, ऐसा आप सोच लो कि हम किसी भी तरह पर्यावरण से बच जाएंगे तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप इस पृथ्वी पे जन्म लिए हो तो आप इसी पर्यावरण में रहोगे। आप सोचोगे कि कहीं एक कमरे में जाके बंद हो जाओ तो क्या वो पर्यावरण नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, आप तब भी पर्यावरण का हिस्सा हैं। क्योंकि सभी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं और हमारे चारों ओर हैं वो सभी, हम उससे ही हम क्या कहते हैं, वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। अर्थात हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वही हमारा पर्यावरण है। जैसे नदी, पहाड़, तालाब, मैदान, पेड़, जीव जंतु, वायु, वन, मिट्टी आदि सभी हमारे पर्यावरण के घटक हैं। जैसे ऊपर अभी कहा ना कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो भी हमारे चारों ओर हमको दिखाई दे रही हैं, सभी क्या हैं, हमारा, वो सब हमारा पर्यावरण है। क्योंकि वो जो सारी चीज़ें हैं वो ही पर्यावरण के घटक हैं और उनसे ही मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। जैसे हमारे चारों तरफ नदी है, पहाड़ है, कहीं पर तालाब है, कहीं मैदान है, कहीं पर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वायु है, वन है, मिट्टी है, इन सभी को मिलाकर, क्योंकि ये सभी हमारे पर्यावरण के घटक हैं और इन सभी को मिलाकर हमारा पर्यावरण बनता है, जो हमारे आसपास हमेशा रहता है किसी न किसी रूप में। अब हम इसके हिंदी मतलब को देखिए, समझ लिए कि हिंदी में क्या इसका पर्यावरण का क्या महत्व था। थोड़ा सा इसके जो इसका इंग्लिश है इसको भी तोड़ के देखते हैं कि क्या इसका क्या अर्थ निकलता है। तो अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण को इन्वायरमेंटल कहते हैं। ये इन्वायरमेंटल शब्द भी दो अंग्रेजी शब्द इन्वायरन प्लस मेंट से मिलकर बना है। इन्वायरन का अर्थ है टू इनसर्कल अर्थात घेरना, मेंट का अर्थ है फ्रॉम ऑल साइड अर्थात चारों ओर से। तो ये देखो, चारों ओर से घेरना, दोनों का अगर हम मतलब मिला दें तो क्या मतलब निकल गया है, चारों तरफ से घेरना, चारों ओर से घेरना। तो जो हिंदी में पर्यावरण का अर्थ है, जो पर्यावरण शब्द है उसका जो हिंदी में अर्थ है, इन्वायरमेंटल का भी सेम वही अर्थ निकल के आया। तो हम लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि पर्यावरण अथवा इन्वायरमेंट दोनों ही शब्दों का शाब्दिक अर्थ चारों ओर से घेरने से है। यानी दोनों का जो मतलब है, चाहे वो इंग्लिश में मतलब हो चाहे वो हिंदी में मतलब हो, दोनों क्या है, चारों ओर से घेरना, चारों ओर से ढका होना। तो दोनों ही शाब्दिक अर्थों का मतलब हमारा सेम आता है। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हमारे आसपास का वातावरण है जो पृथ्वी पर जीवन चक्र को संभव बनाता है। यानी अगर आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो आप इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, इसी पृथ्वी पर रहते हैं, खाते पीते बड़े होते हैं, फिर इसी पृथ्वी पर आप समाप्त भी हो जाते हैं। तो ये जो जीवन का चक्र है वो हमारे जो पृथ्वी का, हमारा जो हमारे आसपास का जो वातावरण है,
इन्हीं की वजह से हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन चक्र को संभव बना पाते हैं। अगर हवा ना हो तो क्या ये जीवन चक्र चल पाएगा? जैसे हमारे बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी पर ही जीवन चक्र संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो अलग है, वो रहने लायक है। तो वही चीज़ है कि हमारे जो पर्यावरण का अर्थ क्या हो गया, हमारे आसपास का वातावरण है जिसके अकॉर्डिंग, यानी जिसके वजह से हम अपना जो जीवन चक्र है वो इस पृथ्वी पर संभव बना पाते हैं। अगर ये कोई कहते हैं कि नदी मतलब पानी ना हो, वायु ना हो, भोजन ना हो, तो क्या जीवन यापन है? क्या जीवन चक्र चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो जो बेसिक चीज़ है, तो इन्वायरमेंट ही हमको सब कुछ देता है इस जीवन चक्र को संभव बनाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का मतलब क्या है? हमारे आसपास का वातावरण ही है, क्योंकि यही वातावरण हमें जीवन चक्र को चलाने में मदद करता है। आगे यहाँ पे है कि मनुष्य के चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण की परिधि के भीतर माना जाता है। अब जैसे हम कहते हैं जो हमारे ओर का हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, तो वो पर्यावरण ही है। लेकिन वो पर्यावरण को हम लोग एक बाउंड्री दे दी कि उस पर्यावरण की परिधि के भीतर का जो जगह है वो हमारे वातावरण में आता है। जैसे आप एक सर्कल खींच लो, ठीक है, एक सर्कल खींचो, तो उस सर्कल के अंदर का जो पोर्शन होगा वो हमारा वातावरण होगा। तो उसी तरह पृथ्वी के अंदर जो भी हमारे सामने सारी चीज़ें हैं, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उस पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी की जो सर्कल है उसे आप मान लीजिए कि वो परिधि है। तो पर्यावरण की परिधि के भीतर मनुष्य के चारों ओर का जो वातावरण है वही हमारा क्या है? पर्यावरण है। तो आई होप कि यहाँ तक सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं वो सभी हमारा पर्यावरण है, हमारा वातावरण है। और यही वातावरण हमको जीवन जीने मतलब जो चक्र है जीवन का, उसको चलाने में मदद करता है। हम सब कुछ इसी पृथ्वी के वातावरण में ही करते हैं, इसी पर्यावरण के द्वारा ही सब कुछ संभव हो पाता है। तो बिना पर्यावरण के हमारा जीवन तो संभव नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ मैंने लिखा है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यावरण में रहता है। पर्यावरण के माध्यम से वो व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्रों में विकसित होता है। यानी जन्म भी इसी पृथ्वी पर लेता है और मृत्यु भी इसी पृथ्वी पर वो प्राप्त करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो व्यक्ति है वो इसी पर्यावरण में रहता है। आप कहीं और जाके जन्म या मृत्यु नहीं ले सकते। अगर आप पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं तो आप इसी पर्यावरण में ही जन्म लेंगे, इसी पर्यावरण में ही आपकी मृत्यु भी जो है होगी। तो जो पर्यावरण है, क्योंकि हम अगर इसी पर्यावरण में रह रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो भी विकास है, हमारा व्यक्तिगत विकास हो, सामाजिक विकास हो, हर तरह का विकास जो है इसी पर्यावरण के माध्यम से संभव है। इसी पर्यावरण के माध्यम से उसका विकास होता है। हम अगर व्यक्तिगत रूप से जो है विकास कर रहे हैं तो हम इसी पर्यावरण की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि हम इसी पर्यावरण में रह रहे हैं, इसी पर्यावरण की वजह से हमारा जीवन चक्र चल रहा है। तो अगर हमारा विकास भी हो रहा है, चाहे व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, क्योंकि हम इस समाज में अगर रह रहे हैं तो 4 लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों के बीच रह के सारी चीज़ों को समझते हैं, तो वो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत ही सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, कहीं और जाके नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे है पर्यावरण वह है जो प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त होता है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है। यानी पर्यावरण से ही प्रत्येक जीव जुड़ा है, क्योंकि हमने ये बता ही दिया कि अगर हम जन्म यही ले रहे हैं, मृत्यु यही प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं और अगर हम पृथ्वी पे जन्म लिए तो हम इसी पर्यावरण में अपनी सारी एक्टिविटी भी करेंगे, हम अपना जीवन भी यहीं जिएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो पर्यावरण है वो प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा है। ऐसा नहीं कि केवल इंसानों के साथ, हर जीव के साथ पर्यावरण जुड़ा है और हमारे चारों तरफ ये हमेशा व्याप्त होता है, क्योंकि इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, पर्यावरण के बिना। क्योंकि पर्यावरण के जो घटक है वही तो हमारे जीने का आधार है। अगर वही ना हो तो क्या ये जीवन संभव है? नहीं संभव है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है वो हमेशा व्याप्त होता है। और हमारे जीवन में अगर कोई भी घटना घटती है, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कहीं घूमने गए, ठीक है, हमने कोई भी काम किया, तो वो कहाँ आप करते हैं? कहीं और जाके करते हैं? नहीं, आप इसी पर्यावरण में ही करते हैं। तो हमारे जीवन की प्रत्येक घटना जो है वो इसी के अंदर संपादित होती है, यानी जो है होती है।
अब आगे यहाँ पे है कि पर्यावरण शब्द भौतिक और जैविक दुनिया के सभी तत्वों साथ ही इन सबके बीच संबंधों को दर्शाता है। पर्यावरण में वे सभी परिस्थितियाँ होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारा घर, हमारा कस्बा, गांव आदि सभी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। यानी अगर हम बात करें तो पर्यावरण में क्या जहाँ हम रह रहे हैं वो पर्यावरण का हिस्सा है? तो बिल्कुल है। तो आपका गाँव हो, आपका घर हो, कस्बा हो, सभी आपके इसी पर्यावरण का हिस्सा है, क्योंकि आप इसी पर्यावरण में रह रहे हैं। और जो पर्यावरण शब्द है उसमें ये कहा गया है कि जो पर्यावरण शब्द है वो भौतिक और जैविक जो दुनिया है, जैसे जैविक दुनिया में आपका जीव से संबंधित आ जाता है, और भौतिक में जैसे जैविक दुनिया में आपके जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह आ गए, भौतिक में आपके नदी पहाड़ पर्वत ये सारे सब कुछ आ गए। तो ये जो मतलब हम कहें कि भौतिक दुनिया हो या जैविक दुनिया हो, इनके जो तत्व हैं इनके बारे में तो पर्यावरण हमें बताता ही है, इनके बारे में तो दर्शाता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें इनके बीच संबंधों को भी दर्शाता है कि ऐसा नहीं कि अगर पर्यावरण के कोई घटक हैं या पर्यावरण के कोई तत्व हैं तो वो अलग हैं, मतलब उनका बाकी तत्वों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो आपस में कोरिलेट भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बहुत बचपन से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि जो लिक्विड है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, 3 फॉर्म है जल के। तो वही जहाँ पे वो बर्फ़ है उसको गर्म कर दिया, वो पानी में तब्दील हो गया, या उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दिया, कुछ टाइम बाद वो पानी में कन्वर्ट हो गया। उसको हमने गर्म किया, वो भाप में बदल गया। तो वही बर्फ़ पानी में भी तब्दील हो गया, वही पानी गैस में भी तब्दील हो गया। तो तीनों मतलब कि वायु जल सबका एक दूसरे से संबंध है। उसी तरह अगर हम अब बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। किसकी मदद से? सूर्य के प्रकाश, पानी, ये सब कुछ लेके वो अपना प्रोसेस करते हैं और हमको ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, वो रात के टाइम करते हैं, लेकिन मोस्टली वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप देखो कि धूप का भी उन्होंने यानी प्रकाश का भी उपयोग किया, वायु भी रिलीज कर मतलब ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, पानी का भी यूज कर रहे हैं, पेड़ पौधे यूज कर रहे हैं। तो सभी क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट है। ऐसा नहीं कि पेड़ अलग काम करेगा, वायु का अलग काम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस पर्यावरण में अगर आप हैं तो पर्यावरण की सभी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं, कोई अलग अस्तित्व नहीं रखता, सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, सबका कनेक्शन एक दूसरे से कहीं ना कहीं होता है। तो और ये जो हमारा है कि पर्यावरण में वे सभी परिस्थितियाँ होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि पर्यावरण में ही वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जो जीवन है वो प्रभावित होता है। हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ये सभी क्या हैं, इनकी वजह से तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अगर बहुत धूप हो जाए तो सूखा पड़ जाता है, बहुत तेज बारिश हो तब भी हमारा प्रॉब्लम जो हमको काफ़ी फेस करनी पड़ती है, बाढ़ आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो हमारा जीवन प्रभावित हो तो रहा है ना, कि पर्यावरण की जो परिस्थितियाँ हैं उसकी वजह से हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि हम इसका हिस्सा है, इसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। आगे कुल मिलाकर हमने यहाँ पे लिखा है कि कुल मिलाकर पर्यावरण उस परिवेश को दर्शाता है जो कि हमें सभी तरफ से घेरे रहता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यह वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीवमंडल से बना है। यानी ओवरऑल हमने ये कहा कि पर्यावरण क्या है, हम उस परिवेश को बताता है, उस परिवेश को दर्शाता है जो कि हमें सभी तरफ से घेरा है, क्योंकि पर्यावरण हमारे चारों तरफ है और हमारे जीवन को ये प्रभावित भी करता है। और पर्यावरण किससे मिलकर बना है, मतलब पर्यावरण को हम अगर कहें कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है, तो नॉर्मली हमने अभी घटक बता दिए कि क्या क्या घटक थे ऊपर अभी। तो उसको हम लोग अगर मंडल के हिसाब से डिवाइड कर ले तो हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीवमंडल से ये पर्यावरण मिलके बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं भी मैंने रखी हैं। पहला है यहाँ पे रॉस के अनुसार, तो पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो एक व्यक्ति को उसके पूरे जीवन काल में प्रभावित करते हैं। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण एक जीव के आसपास की भौतिक और जैविक स्थितियों और उनके साथ अंतःक्रिया को समाहित करता है। तो ये परिभाषाएं मैंने रखी हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मतलब जो भी आपको इजी लगे आप उसको याद कर लीजिएगा, 1 या 2 कम से कम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पर्यावरण का क्या तात्पर्य है, पर्यावरण का क्या परिभाषा है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके आयामों के बारे में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला टॉपिक आता है पर्यावरण के विभिन्न आयाम यानी डायमेंशंस। तो पर्यावरण के आयाम का तात्पर्य क्या है? तो लिखेंगे कि पर्यावरण के आयाम का तात्पर्य पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं से है। देखो आयाम का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 2 डायमेंशनल है, 3D डायमेंशनल, मतलब कि कितने तरफ ये फैला है, कहाँ कहाँ तक इसकी पहुँच है, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो वो होता है आयाम यानी डायमेंशन, यानी कितने तरफ ये विस्तृत हो चुका है। तो जो पर्यावरण के आयाम अगर हम कहें तो ये ही इसका तात्पर्य हम ये कहेंगे कि पर्यावरण के विभिन्न पहलू की पर्यावरण की जो मतलब पहुँच कहाँ कहाँ तक है, पर्यावरण किन किन क्षेत्रों को प्रभावित कर देता है, तो हम इसका तात्पर्य इस तरह से समझेंगे। तो पर्यावरण के आयाम का तात्पर्य यही होगा कि पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं से है। वैसे तो पर्यावरण के बहुत से आयाम होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य आयाम इस प्रकार है। मतलब वैसे तो 15-16 आयाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मोस्टली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये 5 हैं, जो कि हैं भौतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, शैक्षिक आयाम और मनोवैज्ञानिक आयाम। आप चाहें तो इसको एक फिगर के माध्यम से राइट साइड जैसे मैंने बनाया है, इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं पर्यावरण के विभिन्न आयाम करके। तो अब हम एक एक करके चलिए 5 चलेंगे। तो पहला है भौतिक आयाम। तो पर्यावरण के भौतिक आयाम का तात्पर्य हमारे आसपास में मौजूद विभिन्न भौतिक घटकों से है, जैसे वायु, जल, मृदा, सूर्य, ऊष्मा आदि। इन सभी भौतिक पर्यावरण का मनुष्य के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भौतिक पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अब भौतिक का मतलब क्या? भौतिक हम लोग किसे कहते हैं? मतलब उसमें जीवन ऐसे मतलब ये कि उसके पास इमोशन ना हो, जीवन ना हो, तो उस जो भी होंगे घटक उस तरह के, वो हमारे भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक घटक में जो हमारे आसपास के जो मौजूद भौतिक घटक है वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, सूर्य ऊष्मा हो जाएगी, ठीक है, पहाड़, पर्वत, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? वो सभी भौतिक घटक के अंतर्गत आएंगे। तो पर्यावरण का भौतिक आयाम का तात्पर्य क्या है? हमारे आसपास के मौजूद भौतिक घटक से है। अब हमें भी पता है कि ये जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, ये सारे जो सूर्य की ऊष्मा हो गई, तो इनका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो ये सीधे सीधे हमें प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर हमें जल नहीं मिलेगा, हमें वायु नहीं मिलेगा, तो हम वैसे ही जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो वही है कि इन सभी भौतिक घटक जो हैं, इनका यानी जो भौतिक पर्यावरण है, इसका सीधा सीधा असर मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। और इसके अगर हम बात करें कि इसमें कितने भाग हैं, यानी भौतिक पर्यावरण को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो हम लोग इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, एक स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है। बात करते हैं दूसरे आर्थिक आयाम यानी आर्थिक पर्यावरण की। तो हमारे आसपास के पर्यावरण के ऐसे घटक जिनका संबंध आर्थिक गतिविधियों से होता है, उन्हें पर्यावरण के आर्थिक आयाम या आर्थिक घटक कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, परिवहन एवं कृषि क्षेत्र शामिल होता है। अच्छा, तो अब इसका मतलब समझते हैं। तो हमारे जो जैसे हमने कहा कि आर्थिक आयाम की बात हो, तो जो आर्थिक शब्द है उसका मतलब हम लोग किससे लगाते हैं? हम लोग उसका तात्पर्य लगाते हैं धन या पूंजी से। हम लोग ये कहते हैं ना कि वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, इसका मतलब कि वो धन संपत्ति से बहुत मजबूत है, पूंजी के मामले में वो बहुत मजबूत है। तो उसी को हम लोग जब पर्यावरण में आते हैं उस पॉइंट को लेके, यानी आर्थिक वाले पॉइंट को लेके, तो हमारे आसपास के पर्यावरण में देखिए बहुत सारे ऐसे घटक हैं जिनका संबंध हम कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधि से होता है, मतलब जिनकी वजह से हम आर्थिक रूप से मजबूत हो पाते हैं, या फिर उनका उपयोग हम आर्थिक रूप में करते हैं, आर्थिक गतिविधि के रूप में करते हैं। तो ये सभी जो है इसे हम कहते हैं आर्थिक पर्यावरण या पर्यावरण के आर्थिक आयाम इसे हम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे है खनिज का उपयोग हम लोग जो है आर्थिक रूप से मजबूत होने में करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते हैं, उद्योग हुआ, परिवहन हुआ, कृषि क्षेत्र का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आर्थिक आयाम में शामिल होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक आयाम। तो सांस्कृतिक या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण। तो सांस्कृतिक पर्यावरण का तात्पर्य हमारे आसपास के ऐसे आवरण से है जिसमें हमारी संस्कृति से संबंधित विभिन्न घटक शामिल होते हैं, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, त्यौहार, सांस्कृतिक बाजार, मेले आदि। यानी जो सांस्कृतिक पर्यावरण है उसका तात्पर्य यानी उसका मतलब क्या है कि हमारे आसपास का एक ऐसा आवरण, एक ऐसा माहौल जिसमें कि हमारी संस्कृति से संबंधित घटक शामिल हो। जैसे हमारी संस्कृति में हम कहते हैं ना, ये हमारा रीति रिवाज है, ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा त्यौहार है जिसको कि हम मनाते हैं, सब मिलके बनाते हैं।
तो उस मतलब कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे आसपास के माहौल में है और इनका संबंध सीधे सीधे हमारी संस्कृति से जुड़ा होता है। तो इस तरह का जो माहौल होता है, ये तो इस तरह का जो कह सकते हैं पर्यावरण होता है, जिसमें कि सारी चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जिसमें संस्कृति के घटक शामिल होते हैं, वो हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण का तात्पर्य होता है। चौथा हमारा है शैक्षिक आयाम या शैक्षिक पर्यावरण। तो पर्यावरण के शैक्षिक आयाम का तात्पर्य हमारे आसपास के शिक्षा से संबंधित विभिन्न घटकों तथा पर्यावरण शिक्षा से है। इसके अंतर्गत विद्यालय, शिक्षक, छात्र, पुस्तक, शैक्षिक माहौल तथा पर्यावरणीय जागरूकता आदि शामिल होती हैं। अब शैक्षिक पर्यावरण या शैक्षिक आयाम में जो शैक्षिक शब्द आता है उसका मतलब क्या है, उसका सीधा सीधा मतलब हम कहते हैं कि शिक्षा से संबंधित विभिन्न घटक या फिर पर्यावरण शिक्षा। क्योंकि शैक्षिक पर्यावरण है, मतलब इसमें हमें पर्यावरण शिक्षा को लेके बढ़ावा देना है, मतलब हमको पर्यावरण शिक्षा से संबंधित चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना है शिक्षा के माध्यम से। तो पर्यावरण का जो शैक्षिक आयाम है उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे आसपास के शिक्षा से संबंधित जो विभिन्न घटक हैं, या फिर सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा, यानी शैक्षिक आयाम, पर्यावरण के शैक्षिक आयाम का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि पर्यावरण शिक्षा। अब इसमें क्या होता है, यानी हम पर्यावरण शिक्षा का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसके अंतर्गत विद्यालय, शिक्षक, छात्र, पुस्तक, शैक्षिक माहौल तथा पर्यावरणीय जागरूकता आदि, क्योंकि इसमें जो है इसके अंतर्गत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। क्योंकि हम लोगों तक पर्यावरण को लेकर लोगों तक जागरूक करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्यावरण जागरूकता रैली निकालते हैं, शैक्षिक माहौल क्रिएट करते हैं ताकि लोग पर्यावरण के बारे में समझ सके, जान सके, उसे बचा सके। तो पर्यावरण के शैक्षिक आयाम का मतलब यही हो जाएगा, यानी शैक्षिक पर्यावरण का मतलब यही हो जाएगा कि पर्यावरण शिक्षा से जो संबंधित होता है, शिक्षा का ऐसा घटक जो कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है। पांचवा है मनोवैज्ञानिक आयाम या मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। तो पर्यावरण के मनोवैज्ञानिक आयाम का तात्पर्य व्यक्ति की पर्यावरण के प्रति आंतरिक चेतना से होता है। अर्थात मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अंतर्गत मनुष्य की पर्यावरण के प्रति रुचि, विचार, मानसिकता, कल्पना एवं पर्यावरणीय समस्या समाधान से संबंधित चिंतन शामिल होता है। अब अगर हम बात करें अपने पर्यावरण की, तो क्या केवल वो जब हम पर्यावरण शिक्षा लोगों तक पहुंचाएंगे या लोगों को शिक्षा के माध्यम से जागरूक करेंगे, क्या वो तभी हम अपने पर्यावरण के प्रति सचेत होंगे? नहीं, ये तब संभव है, कोई भी काम तब संभव है जो आपके अंतर्मन से आती है। तो जो मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का ये जो मनोवैज्ञानिक आयाम है, इसका मतलब व्यक्ति की पर्यावरण के प्रति आंतरिक चेतना से है। कि इसमें क्या है कि अगर व्यक्ति अपने मन से उस चीज़ के लिए आगे आएगा तभी वो चीज़ वो कर पाएगा। किसी के कहने पर, किसी के दबाव में वो चीज़ करेगा तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जो पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक आयाम है, इसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति की पर्यावरण के प्रति आंतरिक चेतना, यानी व्यक्ति जो है अपने अंतर्मन से पर्यावरण के प्रति सचेत हो, अपने अंतर्मन से पर्यावरण के लिए कुछ चेतना विकसित करे अपने अंदर। तो ये होता है हमारा मनोवैज्ञानिक पर्यावरण या पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक आयाम। अर्थात मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या है कि मनुष्य की पर्यावरण के प्रति रुचि, विचार, मानसिकता, कल्पना एवं पर्यावरणीय समस्या समाधान से संबंधित चिंतन इसमें जो है शामिल होता है। यानी हम अगर जैसे बात करें कि मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो इसमें मनुष्य क्या करता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए या पर्यावरण के लिए रुचि रखता है, जानने के लिए कि हमारा पर्यावरण किस तरह से है, किस तरह से उसको अच्छा किया जा सकता है, कहाँ पे समस्याएं हैं, किस तरह से उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसके लिए वो विचार भी करेगा, कुछ मानसिकता रखेगा, अपनी कल्पना भी करेगा कि हम शायद इस तरह से काम करेंगे तो हमारा पर्यावरण और बेहतर हो सकता है। क्योंकि हमें भी पता है कि पर्यावरण की क्या स्थिति चल रही है, कितना प्रदूषण हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कहीं पर सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रहे हैं, तूफान आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है पर्यावरण के अंतर्गत। तो इसके लिए मनुष्य को जागरूक होना पड़ेगा और ये तभी संभव है जो वो खुद से इन चीज़ों के बारे में सोचे, पर्यावरण में वो रुचि ले, अपने विचारों को रखे, अपनी मानसिकता को बताए, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाए और कोशिश करे कि उन चीज़ों पे वो कामयाब भी हो। और अगर कुछ समस्याएं हैं तो उसके समाधान के लिए भी चिंतन करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो ये आपके 5 महत्वपूर्ण आयाम आपने देख लिए। तो ये था बस आज का कंप्लीट वीडियो। कैसे लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।